अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। एक गैप आया क्योंकि जब भी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं उसका पार्ट 1 या पार्ट 2 होता है तो अगले ही दिन आपको सुनने को मिल जाती है। ये एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसी की ख़ास फरमाइश पे, वो भी एक वालदा ही हैं और उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने पहले भी कहानी मेरे पास आई, मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश पे कुछ वर्डिंग इस तरह की थी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक माँ की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। उसी कहानी को अपने लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहानी पसंद आए। तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो कहानी है वो ख़त्म होने के करीब ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ भेज भी दी हैं जिनको मैंने कहा है कि आपकी कहानी मुझसे मिस हो गई थी, उनको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रही, तो आप अपनी मुझे कहानी भेज दीजिए। तो कुछ लोगों ने अभी तक नहीं भेजी, या शायद वो दोबारा से उनको रिकॉर्ड करनी पड़ रहा हो, क्योंकि आपका मैंने नंबर दे के महफूज किया हुआ स्टोरी को। जब भी कोई मुझे कहानी भेजता है तो देखता हूँ मैं हॉरर स्टोरी या कहानी लिखा होता है तो उसको मैं नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ, और उसके बाद जब आपका नंबर आता है तो आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। अब आपका नंबर जिन लोगों का आ चुका है उनकी कहानी को मैं शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी अभी तक एक दो ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ मुझे नहीं मिली। तो वो तमाम लोग जिनकी कहानियाँ प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं उनके लिए मैसेज नहीं है, और वो तमाम लोग जिनकी कहानियाँ अभी प्रोग्राम हॉरर स्टोरी में शामिल होनी है। हॉरर स्टोरी तो अब नया इसका नाम है, पहले जो OCS था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वो वाली वॉइस मैसेज जो आपने मुझे भेजे थे दोबारा से सेंड कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ओपन नहीं हो पा रहे, और जैसे आप दोबारा मुझे सेंड कर देंगे तो आपका नंबर आ चुका है, आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ। कहानी के 3 पार्ट आप सुने हैं और उसका चौथा पार्ट आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैंने ख़त्म की थी वहाँ पे कि जब वो अपने घर में पहुँची थी, अपनी दोस्त शाजिया के घर से बेचैन सी होके आई थी और शदीद उसको जल्दी थी अपने घर पहुँचने की। और जब अपने कमरे में पहुँची थी तो उसके बेडरूम में उसका जिस तरीके इस्तकबाल किया गया था, वहाँ पे जिस तरह के फूल थे और वहाँ पे जिस तरह बेड को सजाया गया था, और वहाँ पे किस तरह बैठ के आईने के अंदर से उसने अपने आप को कहीं और पाया था, कहीं देखा था, और आखिरी लम्हे जब उसने एकदम से उसको एहसास हो गया और उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी, तो वो जो सामने था वो गायब हो गया था। वहीं से कहानी को मैं शुरू करता हूं। फिरदौस अब अपने कमरे में मौजूद तो थी और अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएं, लेकिन वो सब समझ चुकी थी कि वो ऐसे हालात में जकड़ चुकी है जिसको वो समझ खुद भी नहीं पा रही। कौन है मान सिंह और कौन है जूलिया? वो तो फिरदौस है, वो किसी जूलिया को नहीं जानती, लेकिन उसके अपनी ही जुबान से जूलिया का नाम सुनना उसको हैरान कर देता था। और वो कैसे सामने खड़े हुए शख्स को मान सिंह कहती है? कौन है ये मान सिंह? ऐसे बहुत से सवालात थे जब उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। यकीनन वो खुद भी अब उनका जवाब चाहती थी। तभी घर में उसके पापा भी आ गए। पापा ने बेटी को देखा तो परेशान हुए और पूछा, तुम तो शाजिया की तरफ थी, तुम कैसे आई? और वो बोल पड़ी, पापा वो जो भी है मेरे ऊपर इतना दिमागी तौर पे हावी हो चुका है, मुझे नहीं पता मुझे क्या होता है, मुझे खुद कुछ भी समझ नहीं आती। मैं वहाँ शाजिया के घर से यहाँ कैसे पहुँची, और फिर से मैंने बहुत कुछ महसूस किया है। बाप और बेटी ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे कि वहीं पे बाहर बेल बजी। जब वे सब बाहर गए और जब अंदर दाखिल हुए तो उनके साथ एक दुबला पतला सा शख्स था। फिर दोस्त ने बाप की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हो, पापा ये कौन है? तो उन्होंने तारुफ कराया, ये फतेह मोहम्मद है, रजिया का भाई। वही रजिया जो उनके घर में काम करती थी, जिसने उनको बताया था कि मैं किसी को जो जानती हूं, जो ये अमल करना जानता है, वो कोई और नहीं मेरा भाई। और वो फतेह मोहम्मद आ गया था। फिरदौस अभी भी समझ नहीं पाई थी, क्योंकि रजिया ने जब कहा था जावेद साहब से कि मैं किसी को जानती हूं, तो उस वक्त
फिरदौस वहाँ पे मौजूद नहीं थी, इसलिए वो अभी तक समझ नहीं सकी थी कि रज़िया का भाई फ़तेह मोहम्मद हमारे घर में क्या करने आया है। वो जैसे ही कमरे के अंदर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसकी निगाहें जैसे ही फिरदौस पे पड़ी तो उसकी आंखों में जैसे चमक सी आ जाती है। वो मुसलसल फिरदौस को घूरता जा रहा था और फिरदौस हैरान हो रही थी उसकी आंखों की उस कशिश को देख के। उसको ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों में कुछ एक लहर सी है, उसकी आंखों में एक सहर सा है, उसकी आंखों में कुछ ऐसी कशिश सी है जिससे वो उससे आंखें हटा नहीं पा रही। जावेद साहब यकीनन सामने मौजूद थे और उसकी आंखों की उस कशिश को देख पा रहे थे। वो समझ सकते थे एक बाप होने के नाते कि वो जो शख्स आके इस तरह बाप के सामने बेटी को देख रहा है, यकीनन किसी अपने जादू से, किसी अमल से जांचने की कोशिश कर रहा है कि सामने बैठी इस लड़की के साथ क्या मामला है। तभी उसने कहा, मुझे एक शीशा ला कर दीजिए। जावेद साहब उठे और अंदर से एक शीशा लेकर आ गए। अब उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता लाल होनी शुरू हो गई थी। उसकी आंखों में ऐसा क्या था फिरदौस अभी तक नहीं जान सकी थी, लेकिन जावेद साहब ने देख लिया था कि उसकी आंखों में एक सुर्खी सी आ गई थी। वहीं वो नीचे सोफे से उठ के जमीन पे बैठ गया। वो जो शीशा था उसने सामने रख लिया। चौकड़ी मार के, आलती पालती मार के वो ऐसे बैठ गया और उसने शीशे के अंदर देखना शुरू किया। साथ ही अपने हाथ से उसने एक तस्बीह निकाली। तस्बीह के दाने पे कुछ पढ़ता जा रहा था और शीशे को देखता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, शीशे को देखता जा रहा था। जावेद साहब भी और फिरदौस भी उसी शीशे को ही देख रही थी कि क्या है, वो क्या करने जा रहा है। नहीं जानते थे कि तभी पढ़ते 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 उसने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और जैसे ही दोबारा आंखें बंद उसने खोली उन आंखों को, तो सामने शीशे के अंदर वही जो जावेद का अक्स उसको नजर आ रहा था। उन्होंने देखा अब उस जगह पे धुंध सी छा गई है। जावेद जो जावेद कह रहा हूं, फ़तेह मोहम्मद वो जो नीचे आलती पालती मार के शीशा रख के बैठा था, जो अपने अक्स को शीशे के अंदर देख रहा था, जब उसने आंखें दोबारा खोली तो अब अक्स मौजूद नहीं था, शीशा वहीं सामने था, लेकिन शीशे के अंदर जैसे धुंध सी छा गई थी। अब वो शीशे के अंदर मुसलसल देखता जा रहा था और पढ़ता जा रहा था, देखता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था। तभी उसने और साथ बैठे जावेद साहब और फिरदौस ने देखा कि उसी शीशे के अंदर से बाकायदा वो जो धुंध सी बन गई थी, वो धुंध इस अंदाज में हल्की 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 ऐसे महसूस होता था जैसे शीशे के बाहर से आ रही हो, लेकिन वो शीशे के बाहर आ नहीं रही थी, ऐसे महसूस सी हो रही थी। और तभी वो जो सामने बैठा था उसी ने अपनी आंखें बंद सी कर ली। जो अभी तक सामने बैठे अक्स को अपनी उस शीशे में तस्वीर को बैठा देख रहा था, लेकिन धुंध की वजह से उसकी तस्वीर गायब हो चुकी थी। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और उसी की आंखों के सामने एक जो मंजर था, बहुत ही अजीब व गरीब और खौफनाक सा मंजर था। फ़तेह मोहम्मद ने देखा कि वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां बहुत शोर शराबा है। और जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा एक घना जंगल है जिसके अंदर वो मौजूद रहा है। और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उस जंगल के अंदर एक ऐसा शोर सा बरपा है जैसे किसी के आने पे तमाम जानवर चीख चिल्ला रहे हों। उसने देखा मंजर इस अंदाज में है जैसे सब भाग रहे हों, और उसने देखा अपने आप को कि उसने भी भागना शुरू कर दिया। एक घना जंगल था जिसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे और उन दरख्तों के बीच में उसने अपनी ज़ात को भागते हुए देखा। और वो भागता भागता आगे की तरफ जा रहा था कि एक जगह पे जाके वो रुक सा गया।
जिस जगह वो रुका था उसको ऐसा लगाया कि खुला सा मैदान आ गया है, लेकिन वो असल में खुला मैदान नहीं था। उसने देखा इर्द गिर्द दरख्त तो मौजूद हैं, लेकिन ये एक वाहिद जगह थी जहाँ पे बीच में एक गोल दायरा सा बन गया था। गोल दायरा नहीं था, असल में एक खुला मैदान था। दरख्त इसके भी इर्द गिर्द मौजूद थे, लेकिन दरमियान में काफ़ी जगह खाली बची हुई थी, जैसे वहाँ पे दरख्तों को ना लगाया गया हो। तभी वहीं खड़े उसकी निगाह उन दरख्तों पे पड़ी तो वो हैरान हो गया कि उन दरख्तों के इर्द गिर्द उसने अपनी गर्दन को घुमा के देखा तो हर तरफ इंसानी गर्दनें थीं जो कटी हुई थीं, और वो गर्दनें दरख्तों पे लगी हुई थीं, इस तरह पे पिविस्त कर दी गई थीं कि उनके अंदर से अभी भी खून टपक रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो गर्दनें बिल्कुल ताज़ा काटी गई हों और काट के उनको उन दरख्तों पे लगा दिया गया हो। वो अपने सर को घुमा रहा था और मुसलसल उन कटी हुई गर्दनों को देख रहा था। ये कटी हुई गर्दनें इंसानी लड़कियों की थी, इंतहाई हसीन नौजवान लड़कियों की गर्दनें थी। वो हैरान था कि जंगल में इस तरह ये गर्दनें कटी हुई किसने लगाई हैं यहाँ पे, कि उसने कहा मुझे यहाँ से भागना चाहिए। उसने सोचा ही था कि उसने अपने कदम वहाँ से भागने के लिए उठाई थे कि उसको लगा उसके कानों में सिसकियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ऐसी सिसकियों की आवाज़ जैसे कोई इंतहाई तकलीफ की हालत में हो, और तभी वो रुक सा गया और उसने देखा वो सिसकियों की आवाज़ कहीं और से नहीं, उन्हीं खूबसूरत लड़कियों के जिनके सर कटे हुए दरख्तों पे लगे हुए थे, उन्हीं के अंदर से आवाज़ आ रही थी। और जब उसने उन गर्दनों की तरफ देखा तो वो गर्दनें कटी हुई तो थीं, लेकिन अब भी लगता था उनके अंदर जैसे सांस मौजूद है, जैसे वो गर्दनें कटी होने के बावजूद जिंदा हैं। और उन गर्दनों को देख के हैरान हो रहा था। वही गर्दनें, वही लड़कियों के कटे हुए सर जो रो रहे थे, सिसकियों की आवाज आ रही थी, वो उससे मुखातिब हुए और उससे कहा, कई सालों से हम यहां मौजूद हैं और तड़प रही हैं। ये जो ज़मीन जिसके अंदर खून के कतरे गिर रहे हैं, कई सालों से इस ज़मीन को हमारे खून से सैराब किया जा रहा है। हाँ, हम सारी एक ही जगह से आई हैं। हमें मारने वाला एक ही है, और जिसने हमें मारा है वो बहुत ताकतवर है। वो एक देवी का बहुत बड़ा पुजारी है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं। हर एक चांद की खास तारीख को एक कुंवारी कन्या को वो उठाकर ले आता है, अपनी हवस का निशाना बनाता है, और फिर तड़पने के लिए इन दरख्तों पे हमें लटका देता है। हमें नहीं पता कि हमारी ये सज़ा कब ख़त्म होगी, लेकिन तुम हमें बचा नहीं सकते, हमें कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर रोना शुरू कर दिया। उसका सर जो मुसलसल इन आवाज़ों को सुन रहा था, ऐसे लगता था जैसे सारी वो गर्दनें कटी हुई मिल के बोल रही हों। वो ऊपर अपनी गर्दन को घुमाए जा रहा था, उनको देखा जा रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे यहाँ से भागना है। वो चलता हुआ अपने मंत्र को पढ़ता हुआ और आगे गया, लेकिन अब जिस एरिया में वो दाखिल हो रहा था, जंगल का वो एरिया, ऐसे लगता था अब उन लड़कियां जिनकी गर्दनें कटी हुई थी, जिनको वो पीछे छोड़ आया था, अब वहां पे भयानक चेहरे लगे हुए थे। ये इंसानों के चेहरे नहीं थे, ये अजीबो खरीब खौफनाक किस्म के चेहरे थे, जो हंस रहे थे इस अंदाज में जैसे उस आने वाले शख्स पे हंस रहे हों कि तुम आ तो गए हो, तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी उसने देखा कि एक हसीनो जमील लड़की, जिसकी शक्ल बिल्कुल फिरदौस की तरह है, वो समझ गया कोई और नहीं, ये फिरदौस ही हो सकती है, क्योंकि उसने उसको साइड से देखा था। वो एक सफ़ेद सी साड़ी पहने
भाग रही है। वो चौंक सा गया कि फिरदौस को उसने साड़ी में मलबूस भागते हुए देखा। वो सोच रहा था कि उसके पीछे जाए और उसको बचा सके, तभी उसने देखा घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है, जैसे घोड़े पे कोई सवार घोड़े को दौड़ाता हुआ आ रहा है। तभी उसकी आंखों ने देखा एक भयानक शक्ल वाला, इसका आधा चेहरा जला हुआ था और एक साइड पे गाल पे जख्म का निशान था, जैसे कोई शाही लिबास पहने होता है। ऐसे ही घोड़े पे सवार वो उसी सिमत घोड़े को भगाता हुआ लेके जा रहा था जिस सिमत अभी फिरदौस भागते हुए गई थी। और उसके कानों ने उस घोड़े के सवार की हंसने की आवाजें भी सुनी। वो जोर जोर से कह के लगाता हुआ उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था। खड़ा इस मंजर को अभी तक समझ नहीं पाया था कि ये क्या मंजर है। कटी हुई गर्दनें और आगे आके अजीबोगरीब भयानक से चेहरे, और उसके आगे फिरदौस भागती हुई जा रही है और पीछे एक घोड़े पे सवार शाही लिबास पहने कोई है। वो खड़ा ये सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं, वापस जाऊं, कि तभी उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रख दिया। और जैसे ही पीछे मुड़ के उसने देखा तो एक आवाज सी आई। पीछे कोई भी नहीं था। ये जिनको भी देख रहे हो, ये सब के सब हमारे गुलाम हैं और हम इनके आका हैं। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और तभी उसको अपने पांव के इर्द गिर्द ऐसी सरसराहट महसूस हुई जैसे उसके पांव के इर्द गिर्द बाकायदा कोई चीज रेंग रही हो। और वो अभी तक खड़ा वहीं पे मंत्र पढ़ रहा था। वो जो भी वहां बैठा था शीशे के सामने, और वहां से वो गायब हो गया। इस सिचुएशन में, इस जंगल में, इस भयानक चेहरों के बीच में आ गया था जहां कई हसीनो जमील लड़कियों के चेहरे गर्दन तक कटे हुए दरख्तों पर लटके हुए थे और उनसे खून टपक रहा था जो जमीन के अंदर जाता, और कतरा जैसे ही जमीन के अंदर गिरता था कतरा जज्ब हो जाता था। जो उसको कह चुकी थी कई सालों से हम इसी हालत में हैं और ये खून हमारी इस जमीन को सैराब कर रहा है। कि तभी जब उसके पांव के अंदर से एक अजीब सरसराहट सी उसको महसूस हुई तो उसने डरते डरते नीचे की तरफ देखा, और जैसे ही उसकी निगाह नीचे पड़ी तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ काले स्या सांप ही सांप थे, और वो सारे सांप सर उठाए उसके इर्द गिर्द इस अंदाज में बैठे थे जैसे जैसे ही वो नीचे देखे उसी लम्हे वो उसको डस ले। जैसे ही उसकी निगाह नीचे सांप की तरफ पड़ी उसी लम्हे उसको एकदम से झटका लगा। वो इसके लिए तैयार नहीं था, और जैसे उसने नीचे देखा सांप बैठे हैं और उसको सांप डसने के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे उसने देखा उसने एक जोरदार छलांग लगाकर दौड़ने की कोशिश की। उसी लम्हे उसको महसूस हुआ किसी हाथ ने, एक मजबूत आहनी हाथ ने उसकी गर्दन को दबोच लिया है। और ना सिर्फ गर्दन को दबोचा है बल्कि उस हाथ ने उसको उठाया है और उठाकर ऊपर दरख्त के साथ इतनी जोर से मारा है कि उसका सर दरख्त से टकरा के लगा है और वो जमीन पर आकर धड़म से गिर गया है। कि तभी उसने देखा सामने बैठे हुए जावेद साहब और फिरदौस ने कि वो जो आलती पालती मारे फतेह मोहम्मद बैठा पढ़ रहा था जिसकी आंखें बंद थी, कि उन्होंने देखा कि उसके नाक से और सर से खून बहना शुरू हो गया है और उसके जिस्म ने वहीं बैठे बैठे जोर से झटका खाया है, और झटका खाते ही वो नीचे जमीन पे गिरा है। जावेद साहब जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो गए क्योंकि फिरदौस भी अपनी आंखों से देख चुकी थी। जो इतनी देर से शीशे के आगे बैठा था, आंखें बंद किए बैठा हुआ था, उसके आगे क्या था कोई नहीं जानता था। हाँ, उन दोनों ने, जावेद साहब ने और फिरदौस ने, यह जरूर देखा था कि शीशे के अंदर जहां पे उसका अक्स था, थोड़ी देर के बाद वो अक्स गायब हो गया था। इसके अलावा वो कुछ नहीं देख सके थे
लेकिन अब उन्होंने देखा था कि उसके सर से और उसके नाक से खून बहना शुरू हो गया था और उसके जिस्म ने एक ज़ोरदार झटका लेने के बाद वो नीचे गिर गया था। जावेद साहब जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए और सीधा फ़तेह मोहम्मद के पास पहुंचे, क्योंकि फिरदौस भी बेचैन हो गई थी। दोनों को लग रहा था शायद ये भी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। जैसे ही जावेद साहब उसके पास पहुंचे, उसको हिला जुला कर देखा तो बेटी से मुखातिब हुए, नहीं, ये मरा नहीं है, बेहोश हो गया है। तभी उसी लम्हे उन्होंने उसकी बहन रज़िया को फ़ोन किया और बेटी से कहा, रज़िया जैसे आ जाए उसके बाद इसको अस्पताल पहुंचाओ। थोड़ी देर के बाद ही रज़िया वहां पे आ गई। उसने देखा भाई ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ा है, सामने शीशा रखा है। आते ही उसने भाई को जगाना शुरू कर दिया और जावेद साहब से बोली, पानी लाइए। एक औरत जो होश में लाने के लिए जो भी कर सकती थी, उसने पानी के छिड़काव करने शुरू कर दिए, उसके गालों पे थप्पड़ लगाने शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता वह होश में आ गया, जिसके सर से अभी भी खून और नाक से खून निकल के जम चुका था। उसने भाई को देखा और पूछा, फ़तेह मोहम्मद होश में आओ। तभी जब वो होश में आया तो बेइंतहा खौफजदा सा था, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। उसने बहन को, जावेद साहब को और साथ ही फिरदौस की तरफ देखा और देखता रहा और जावेद साहब से मुखातिब हुआ, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। आपकी बेटी की जिंदगी शदीद खतरे में है। वो उसके पीछे लग गया है। वो बहुत ताकतवर है। ना सिर्फ वो ताकतवर है बल्कि बहुत बड़ा शैतान है। और उसने जो कुछ देखा था वो उन तीनों को, अपनी बहन रज़िया, जावेद साहब और फिरदौस को, वो सारी कहानी सुना दी और कहा इसका यही मतलब है कि वो इसको पाना चाहता है, लेकिन अगर ये किसी और की हो जाए और वो इसको ना पा सके तो फिर इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। मेरे अंदर जितनी ताकत थी और जितना मेरे अंदर इल्म था, मैं उससे इतना ही देख सका हूं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उन्होंने फ़ोन किया और उसको अस्पताल भेज दिया। वो जो हल बता के गया था वो एक ही हल था कि जितनी जल्दी हो सके फिरदौस की शादी कर दी जाए। और कामरान उसका मंगेतर था, उसके साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। अब जावेद साहब ने फैसला किया कि कामरान को बुलाया जाए और उससे बात की जाए। कामरान को फ़ोन किया, उसने कहा अंकल मैं आ रहा हूं। जब कामरान रास्ते में था तो फिरदौस बाप से बोली, आपको क्या लगता है ये सही होगा? पापा मुझे नहीं लगता इस तरीके बेहतर होगा, इस तरीके मुझे लगता है कामरान की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। बाप था, मजबूर था, बोला मैं एक बाप हूं और मजबूर हूं तो मेरी बेटी भी हो, मेरा बेटा भी हो, मेरी कुल कायनात हो। शादी के बाद मेरे पास कुल सरमाया है तो वो तुम हो। तो क्या करूं? तुम्हें मरने के लिए ऐसे अकेला छोड़ दूं? इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। बाप बेटी खामोश हो गए। दोनों क्या सोच रहे थे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब कामरान घर में दाखिल हो गया तो बोला, जी अंकल बताइए आपने मुझे बुलाया है। तो वो बोले, कामरान इसको बचाने का एक ही हल है, अगर फौरी तौर पे फिरदौस की शादी कर दी जाए। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि धूमधाम से, बड़े बेहतरीन तरीके से मैं इसकी शादी करूं, इसको रुखसत करूं, लेकिन हालात और सिचुएशन इस तरह की है क्या मुझे फौरी इसकी शादी करनी होगी और उसके लिए तुमसे बेहतरीन शौहर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इसलिए मशवरे के लिए बुलाया है कि क्या तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाएंगे अगर फौरी तौर पे फिरदौस की शादी कर दी जाए, सादगी से निकाह करके इसको तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया जाए। तो वो बोला, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं फिरदौस के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, किसी हद तक भी जाने को तैयार हूं, लेकिन आप तो सिर्फ एक शादी का कह रहे हैं। जी हां, मेरे वालिदैन भी राजी हो जाएंगे और मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूं। तो जावेद साहब बोले, तो फिर देर किस बात की? क्यों ना आज ही
इसको दुल्हन बना के आज ही इसका निकाह पढ़ा के इसको तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया जाए। कामरान की आंखों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। उसने कहा, ज़रूर मुझे अपने वालिदैन से एक दफ़ा बात कर लेने दीजिए, मुझे यकीन है वो भी मान जाएंगे इस बात पे। ये कोई एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला था। वो चाह रहे थे जावेद साहब कि जब तुम्हारी रुखसती हो जाएगी उसके बाद जितनी रसूमात करनी है, जो कुछ भी करना है, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी ख्वाहिश यही है, जो पता लगा है, इसको बचाने का जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि इसको फौरी निकाह करके रुखसत कर दिया जाए। उसने दूसरे कमरे में जाके अपने वालिदैन से बात की और थोड़ी देर बाद जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने कहा, मुबारक हो, मेरे वालिदैन भी इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं, बल्कि वो खुश हैं। पहले भी खुश थे कि फिरदौस उनकी बहू बनेगी और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो उसके लिए बिल्कुल राज़ी हैं। उनको कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, वो खुशी आज ही इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो तभी जावेद साहब ने कहा, तो बस आज ही निकाह होगा और आज ही फिरदौस तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे घर जाएगी। फिरदौस ने अपनी दोस्त शाजिया को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल बताई तो वो भी हैरान हो गई। उसने कहा, हाँ ठीक है, तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, ब्यूटी पार्लर चलते हैं, वहीं से दुल्हन बनकर तुम्हें हम लेकर जाएंगे और तुम्हारा निकाह होगा और तुम रुखसत होगी। फौरी तौर पे जावेद साहब भी निकल पड़े वो तमाम इंतज़ामात करने के लिए जो वो कर सकते थे। पहला काम था दुल्हन का लिबास लेना और उसके बाद जाके तैयार होना। टाइम बहुत कम था, जितनी जल्दी हो सके ये काम करना था। यूं शाजिया और फिरदौस मार्केट गई। उन दोनों ने सबसे पहले एक दुल्हन का फौरी तौर पे सिलाया एक जो लिबास था वो पसंद किया जो वो ले सकते थे, और उसके बाद वो दोनों ब्यूटी पार्लर पहुंची। और जावेद अपने माँ बाप को कह चुका था, वो भी अब जो इंतज़ामात फौरी तौर पे कर सकते थे उन इंतज़ामात में लग गए और जावेद ने अपने दोस्तों को फ़ोन करके घर बुला लिया। वो दोस्त भी हैरान थे कि ऐसा अचानक क्या हुआ है कि तुमने हमें इमरजेंसी में बुलाया है। तो जावेद जब वो घर पहुंच के उनको बता रहा था, सादगी से आज मेरा निकाह होना है, उसके बाद रसूमात और जो भी शादी के फंक्शन होते हैं वो मैं बाद में करूंगा, लेकिन आज मेरी शादी है, मेरा निकाह है और आज ही रुखसती है, तुम सबको उसमें शामिल होना है। तो वो हैरान थे कि कैसा दूल्हा है जो खुद भी तैयार नहीं हो रहा, हमें भी ऐसी इमरजेंसी में बुलाया है और हम किस तरीके से ऐसे तैयार होंगे और शादी में शिरकत करेंगे। उसने कहा, तुम लोग मेरे वो बेहतरीन दोस्त हो जिनको मैंने बुलाया इसलिए है कि मेरा निकाह है और सुन्नत का तरीका यही है कि सुन्नत के हिसाब से निकाह कर लिया जाए। रसूमात, जहेज़, शादी चीज़ें, ये हमारे रिवायात रसूमात हैं, इस्लामी तरीका यही है। तो उसमें मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग सारे शिरकत करो, तुम लोग आगे हो, मैं बहुत खुश हूँ, बस आज मेरी शादी में तुम लोग शामिल होके ही जाओगे। ये सब कुछ बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा था। उधर शाजिया और फिरदौस एक ऐसे बड़े ब्यूटी पार्लर में पहुंच चुकी थी जहां टाइम लिए बगैर कोई भी दुल्हन तैयार नहीं होती थी। लेकिन वो दोनों जैसे ही जाके मिली और उस ब्यूटी पार्लर की जो मालका थी उससे जाके उन्होंने बात की और उनको बताया कि कुछ हालात इस तरह के हैं कि इमरजेंसी में हमें करना पड़ रहा है और हमारे वालिदैन भी राज़ी हैं, तो एक अच्छी खासी अमाउंट के बदले वो ये करने को इमरजेंसी में तैयार हो गई। फिरदौस की शादी हो रही थी और फतेह मोहम्मद ने जिस तरह बताया था उसी तरीके बहुत तेजी से ही सब कुछ किया जा रहा था, बहुत तेजी के साथ कि बचा लो साहब अपनी बेटी को, उसकी जान खतरे में है और उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितनी जल्दी हो सके इसका निकाह करके इसको अपने शौहर के साथ रुखसत कर दो। और जावेद साहब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। फिरदौस भी बहुत परेशान थी, ये बहुत बड़ा फैसला था। वो नहीं चाहती थी कामरान को, वो भी पसंद करती थी किसी भी परेशानी का सामना हो कामरान का, वो नहीं चाहती थी कि कामरान किसी टेंशन में आए। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था। मंजर ये था, कामरान उधर अपने दोस्तों के साथ बैठा था और इधर शाजिया और फिरदौस ब्यूटी पार्लर में थी। अब तैयारी हो रही थी एक दुल्हन को तैयार करने के लिए, जिस तरह तमाम मेकअप का सामान, क्रीम, पेस्ट, ये वो बनाया जाता है एक दुल्हन को तैयार करने के लिए। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर होते हैं वो अगर आपको टाइम दे दें तो उसके बाद वो अपनी जिस तरह दुल्हन को तैयार करने के लिए जितना मेकअप करते हैं वो सारा उसके लिए तैयारी कर रहे थे।
जिस लड़की की ड्यूटी लगाई थी फिरदौस को दुल्हन बनाने की, वो हाथ में ब्रश लिए, मेकअप का सामान लिए, फिरदौस के सामने आई। एक दफ़ा उसका सारा चेहरा देखा कि क्या क्या करने वाला है चेहरे पे और क्या क्या मेकअप लगाना है। वो सारा देख के ऐसे मुड़ने ही लगी, तभी उसकी निगाह सामने शीशे की तरफ बढ़ी तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वो जैसे ही फिरदौस का चेहरा देख के वहां से जाने लगी सामान उठाने के लिए, तभी उसकी निगाह शीशे पे पड़ी तो उसने देखा कि जिसको वो उसने अभी अभी देखा है, जो हसीनो जमील लड़की, उसके चेहरा जिसको वो देख के हटने लगी थी, शीशे में जब उसकी निगाह पड़ी तो शीशे में सामने एक बूढ़ी बदसूरत सी खौफनाक सी एक औरत उसी कुर्सी पे बैठी हुई थी जिस कुर्सी पे अभी फिरदौस बैठी थी। और देखते ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सारे काम करने वाली लड़कियां और सारे डर से गए कि क्या हुआ है, और लड़की से पूछना शुरू हो गए क्या हुआ है। वो जो लड़की एकदम से डरी थी, तभी उसने जल्दी से मुड़ के कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी पे फिरदौस ही बैठी थी। फिर उसने सामने शीशे की तरफ देखा तो सामने शीशे में वही फिरदौस ही नजर आई। तो वो खुद से हैरान हो गई, खुद से सवाल करने लग गई, अभी अभी जिस बूढ़ी सी खौफनाक सी औरत को मैंने देखा था, तो फिर ये क्या था। तो उसकी मालसन उससे मुखातिब हुई, क्या हुआ है, ऐसे जैसे वो अजीब से ख्वाब से वापस आई और बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा चलो जल्दी करो, काम करो। तभी शाजिया उसके पास आई और फिरदौस से बोली, ले भी तुम्हारी तो शादी होने लगी है, तुम तो अब हमें भूल जाओगी, कहाँ याद करोगी, पता नहीं तुम्हें दोस्त याद भी होगी कि नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो रही है। तुम कितनी लकी हो, जिसको तुमने सोचा था वो तुम्हारा दूल्हा बनने जा रहा है और तुम उसकी दुल्हन। यार मुझे भूल तो नहीं चाहोगी। शादी से पहले जिस तरह कोई एक बेस्ट फ्रेंड एक सहेली अपनी सहेली से बातें कर सकती है, शाजिया ऐसी ही उससे बातें कर रही थी और उसका दिल लगाने की कोशिश कर रही थी। और फिरदौस को कह रही थी, यार क्या हो गया है, मैंने अपने पेपर्स का तुम्हारे साथ ही देने हैं, ये तो पापा ने कहा एक मजबूरी है, जल्दी से, ठीक है मेरा निकाह हो रहा है, सादगी के साथ रुखसत हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही होंगी, मैंने एग्ज़ाम देने हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। यार मैं तुम्हें कैसे भूलूंगी, तुम तो मेरे साथ होगी, हम इकट्ठे वैसे ही पढ़ने जाया करेंगे जैसे पढ़ रहे हैं, ऐसी बातें मत करो यार। और वो दोनों इस तरह हंसी मजाक कर रही थी कि वो लड़की एक बाकायदा पेस्ट सा बना के जो उसने मुंह पे लगाना था, वो जैसे पास आई तो शाजिया आगे से हट गई कि उसको रास्ता दे दिया कि वो अपना काम कर सके। और उसी लम्हे फिरदौस ने आंखें उठा के शीशे की तरफ देखा तो वही मंजर जो उस लड़की ने देखा था, वही मंजर उसकी आंखों ने देखा। सामने शीशे में फिरदौस की जगह पे एक इंतहाई बदसूरत खौफनाक एक बूढ़ी बैठी थी, जैसे कोई डाइन बैठती है। और तभी फिरदौस के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। हां, वो जो चेहरा उसने सामने देखा था बहुत ही भयानक बदसूरत था, एक जैसे किसी डाइन का होता है। अजीब सी उसकी आंखें थीं, एक चूंच सी, चीन वाली जगह पे चूंच सी बनी हुई थी, सफेद से उसके बाल थे, काला स्याह उसका रंग था, चेहरे पे झुर्रियां ही झुर्रियां थी। जैसे ही फिरदौस के मुंह से चीख निकली, बाकी सारे भी चौंक गए, शाजिया समेत सारे फिरदौस की तरफ देखना शुरू हो गए। लेकिन फिरदौस ने उसी लम्हे जो मंजर देखा वो बहुत ही अजीब था। उसी शीशे में जहां पे वो बूढ़ी खौफनाक डाइन बैठी थी, वो वही जगह थी जिस चेयर पे फिरदौस बैठी थी, लेकिन वो कुर्सी में कोई और नजर आ रही थी। तो उसने देखा पीछे उसके कोई खड़ा है और कहके लगा रहा है, और कहके लगा लगा कर उसको देखता है और फिर कहके लगाना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल फिरदौस के पीछे, कुर्सी के पीछे खड़ा था, लेकिन वो शीशे की तरफ देखता तो शीशे में वही बूढ़ी डाइन सी, बूढ़ी खौफनाक बदसूरत औरत को देखता और हंसना शुरू कर देता। और हंसते 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 वो फिरदौस के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। और फिरदौस से मुखातिब हुआ कि तुमने कैसे सोच लिया, तुम मेरे अलावा किसी और की हो सकती हो। जूलिया, तुम्हें कहा था तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी की भी नहीं हो सकती।
मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैं मरकर भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर तुम किसी और का बनने का सोचोगी तो देखो अपना चेहरा, खुद से देखो, शीशे में देखो, अपने चेहरे को देखो। ऐसी हो तुम, ऐसी हो जाओगी। किसी और की बनोगी तो फिर ऐसी हो जाओगी। वो जब भी तुम्हें देखेगा इस रंग रूप में देखेगा। लेकिन अगर तुम मेरी होगी तो मेरी वही जूलिया होगी जिसको मेरी आंखें देखने को तरसती हैं। वही जूलिया जिस पे मेरा दिल आ गया था। आज भी मैं अपनी जूलिया से उसी तरह प्यार करता हूं, उसी तरह उसके पीछे आशिक हूं, उसी तरह उसका जनूनी हूं। तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। मैं तुम्हें लेने आ गया हूं। तुम्हें मेरे लिए कुछ तैयार होने की जरूरत नहीं है। आओ चले हम यहां से। अब तुम्हें वही करना है जो मैं तुमसे कहूंगा। और वो सामने बैठी फिरदौस जो चेयर पे अपने आप को एक बूढ़ी खौफनाक बदसूरत औरत के रूप में देख रही थी, और पीछे खड़ा जो कहके लगा रहा था, इसी बात के कहके लगा रहा था कि देखो मैंने तुम्हें कुर्सी पे बिठाए बिठाए कैसी खौफनाक बुढ़िया सी बना दिया है, जिसको कोई भी देख के चीखें मारता है। उस लड़की ने थोड़ी देर पहले तुम्हारी झलक सी देखी थी और उसकी चीख निकल गई थी। यही झलक अब अगर मैं सबको दिखा दूं तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। इसी बात पे वो हंस रहा था कि हंसते हंसते घूम के उसके सामने आके खड़ा हो गया था। और जब वो बातें सारी कर चुका तो उसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों हाथों से उसने फिरदौस के हाथों को पकड़ लिया। और उसके बाद फिरदौस ने खुद देखा, वो जो अभी उसके सामने खड़ा था और सामने खड़े होके उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ा था, कि फिरदौस की निगाह पड़ी कि अब वो उसके सामने नहीं बल्कि शीशे के अंदर चला गया है। अब वो शीशे के उस पार खड़ा है और शीशे के अंदर से उसके हाथ लंबे होके उस तक पहुंचे हैं। और उधर वो तमाम शाजिया और मेकअप वाली लड़कियां और उसकी मालकान जितनी भी देर, जब वो शाजिया को उस लड़की ने हटने के लिए कहा था, हटे कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं, और उसी लम्हे फिरदौस ने चीख सी मारी थी तो वो सारे चौंक से गए थे। और उसी लम्हे उन्होंने देखा कि फिरदौस की आंखें शीशे की तरफ रुक सी गई हैं और बगैर पलकें झपकाए ऐसे लगता था जैसे सांस भी ना ले रही हो, हल्का सा वजूद उसका हिल भी ना रहा हो, और वो टिकटिकी बांधे शीशे को ही देखी जा रही थी। तभी शाजिया ने कहा, फिरदौस फिरदौस फिरदौस। फिरदौस की कैफियत एक अजीब सी हो चुकी थी और बाकी लड़कियां भी आहिस्ता आहिस्ता डरना शुरू हो गई थी और मालकन भी डरना शुरू हो गई थी कि उसी लम्हे उन्होंने जो मंजर देखा, एक दो हाथ जो शीशे के अंदर से आए थे, उन दोनों हाथों ने फिरदौस के हाथों को पकड़ लिया था। और जैसे ही यह मंजर शाजिया ने देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं कि शीशे के अंदर से हाथ आए हैं और उन दोनों हाथों ने, शाजिया ने अपनी आंखों से देखा, फिरदौस के हाथों को पकड़ लिया है। और जैसे ही फिरदौस के हाथों को पकड़ा है तो उसी लम्हे उन्होंने देखा कि उस हाथ, वो जो दो शीशे के अंदर से आए थे, उन्हीं दोनों हाथों ने न सिर्फ फिरदौस के हाथों को पकड़ा बल्कि इतनी तेजी से खींचा कि फिरदौस उड़ती हुई सी शीशे के अंदर गई और गायब हो गई। यह इतना खौफनाक और भयानक मंजर था कि उस ब्यूटी पार्लर में खड़ी दो तीन लड़कियां गिरी और खौफ की वजह से बेहोश हो गईं, और जो अभी तक गिरी नहीं थी वो थर थर कांप रही थी, वो भी बेहोश होने के करीब थी। उनमें शाजिया भी ऐसी थी जो अभी तक बेहोश तो नहीं हुई थी लेकिन उसकी हालत भी बेहोशी से कुछ कम न थी। ऐसे लगता था काटो तो जिसमें खून नहीं, थर थर कांप रही थी, वो भी तकरीबन बेहोश होने के करीब थी, क्योंकि उसकी आंखों ने एक खौफनाक सा मंजर देखा था। शीशे के अंदर से दो हाथ आए थे और उसकी प्यारी सहेली के हाथों को पकड़ के इस जोर से खींचा था कि उसको शीशे के अंदर लेके चले गए थे। और अब कुर्सी खाली थी, फिरदौस जा चुकी थी। कहां? शीशे के अंदर। इस बात को कोई भी मानने को तैयार ना होता, वो किसी को भी बताती, कोई भी ना मानने को तैयार होता, लेकिन क्योंकि ये मंजर सिर्फ अकेली शाजिया ने नहीं बल्कि वहां मौजूद सब लड़कियों ने देखा था। जैसे कैसे शाजिया को होश आया, उसने फ़ोन निकाला
लरजती कांपती आंखों के साथ, आवाज़ के साथ जावेद साहब को फ़ोन किया। जावेद साहब, और सारी सूरत हाल बता दी। जावेद साहब जो फ़ोन सुन रहे थे, उनके हाथ से फ़ोन गिर गया और वहीं से पागलों की तरह भागे और सीधा कामरान की तरफ पहुंचे। कामरान अपने दोस्तों के साथ बैठा खुशगपियों में मसरूफ़ था। जब उसने देखा जावेद साहब जिस अंदाज में दाखिल हुए, वो एकदम से चौंक गया। जावेद साहब क्या उसके करीब क्या आए, कामरान के गले लग गए और फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, जैसे कोई बच्चा रोता है। कामरान भी परेशान हो गया, उसके दोस्त भी परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। तो कामरान बोला, अंकल प्लीज़ कुछ तो बताइए, क्या हुआ है। और जावेद साहब बोले, वह फिरदौस को लेके आए। फिरदौस अब हम में नहीं रही, वो फिरदौस को उठाकर ले गया है। कामरान बोला, कौन? और तब जावेद साहब ने वो सारी बात बता दी जो ब्यूटी पार्लर में उनको शाजिया ने बताई थी। जब वो सारी बात कामरान सुन चुका तो उसके चेहरे पे भी शदीद परेशानी के तासुरात थे। लेकिन वहीं उनका एक दोस्त शिराज बोला, अंकल क्या मुझे आप थोड़ी सी बात और बता सकते हैं, माजरा क्या है? तो जावेद साहब ने मुख्तसर सा उसको बता दिया, कोई जिन का मामला है, जिससे भी हमने पता कराया है, हमारी नौकरानी रजिया ने भी देखा था, उसके भाई ने भी देखा, ये जिन का ही कोई मसला है। तो शिराज बोला, अंकल मेरे वालिद साहब भी ये काम करते हैं, काफ़ी पहुंचे हुए हैं, आप परेशान ना हो, आप मेरे वालिद साहब से मिलें, वो यकीनन आपको इस परेशानी से निकालेंगे, आप परेशान ना हो। वो शैतान अगर ले गया है तो कोई ना कोई उसका हल भी होगा। डूबते को तिनके का सहारा। कामरान जो इस वक्त जिसके चेहरे पे हवाएं उड़ गई थी, जिसको यह बताया गया था कि उसकी होने वाली बीवी जिससे कुछ देर बाद उसका निकाह होना था, आज उसकी वो बीवी उसके बिस्तर में होनी थी, आज वो मियाँ बीवी बन जाते, आज उसकी मोहब्बत उसको मिल जाती, वो अपनी फिरदौस से बेइंतहा प्यार करता था। उसको ये सुनने को मिला था कि कोई शीशे से हाथ आके उसकी होने वाली बीवी को अपने साथ ले गए थे। और जब वो लड़की होश में आई तो उससे ये भी पता लग गया था, उसने बताया था कि मैंने भी इस चेयर पे जब चीख मारी थी, एक बूढ़ी बदसूरत खौफनाक बुढ़िया को देखा था, जैसे कोई डाइन सी हो। शिराज ने जब बताया कि उसके वालिद साहब ये काम करते हैं तो तभी जावेद साहब बोले, खुदा का वास्ता है, मुझे अभी अपने वालिद साहब के पास ले चलो, मुझे उनसे अभी मिलना है। शिराज बोला, जी ज़रूर, आइए आइए चलते हैं। तो वो दोस्त कामरान, उसका दोस्त शिराज और जावेद साहब उसी लम्हे उनके साथ गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। शिराज के वाले साहब का नाम प्रोफेसर दुरानी था। वो एक बैंक में मुलाजमत करते थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन उससे जितना कुछ भी कमाते थे गरीबों की मदद भी करते थे और अपने घर का खर्चा भी चलाते थे। रूहानियत में काफ़ी पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बात का सबको इजहार नहीं करते थे, सबको बताते नहीं थे, लेकिन कहीं पे किसी को कोई काम की ज़रूरत पड़ जाती थी तो आगे बढ़ के उसकी मदद कर देते थे। वो तीनों जब घर पहुंचे तो प्रोफेसर साहब अभी ही घर पहुंचे थे। इस अंदाज में बेटे के साथ मेहमानों को देखा तो सलाम दुआ के बाद बोले, सब खैरियत है? तो बेटे ने मुख्तसर सी कहानी वालिद के गोश गुजार कर दी। प्रोफेसर साहब जो एक इंतहाई नफीस इंसान थे, सफ़ेद सी उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, कैप पहन कर रखते थे, सारी स्टोरी को सुनते रहे और उसके बाद जावेद साहब से मुखातिब हुए, आप मुझे अपनी बेटी की कोई कमीज़, कोई इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा ला के अभी अभी दे सकते हैं? तो जावेद साहब बोले, जी मैं ला के दे सकता हूं। तो वो बोले, तो फिर देर ना कीजिए, अभी ही जाइए और मुझे अभी कपड़ा ला के दीजिए। क्योंकि प्रोफेसर साहब को बता दिया गया था कि किस तरह उनको, जो जावेद साहब ने जो बात शिराज को भी नहीं बताई थी, प्रोफेसर साहब को बता दी कि किस तरह उनको फ़तेह मोहम्मद ने बताया था कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दी जाए, देर ना की जाए, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। और किस तरह उन्होंने फ़ैसला किया था उसके
आज ही सादगी के साथ निकाह करके रुखसती करने का, और उन्होंने उसको पार्लर तैयार होने के लिए भेजा था। और उससे पहले भी जो उसकी ज़िंदगी में वाक़यात हो चुके थे वो सारे उन्होंने वहीं पे उसको मुख्तसर बता दिए कि किस तरह रज़िया जो हमारी नौकरानी थी उसको उसके साथ लिटाया गया, तो उसने रात को क्या मंजर देखा था। असल में उसने ही तवज्जो दिलाई थी कि इसके साथ जिनात का मसला है। कामरान और जावेद साहब फ़ौरन घर पहुंचे। एक रूमाल जो अक्सर शाजिया इस्तेमाल करती थी, उस रूमाल को जावेद साहब ने उठा लिया, वो अक्सर उसके हाथों में होता था। वो दोनों कार में बैठे और जब तक पीछे दुरानी साहब ने भी अपनी जो भी तैयारी करनी थी अपनी तैयारी कर ली। वो दोबारा शिराज के घर पहुंचे। दुरानी साहब उनका इंतजार कर रहे थे। जब वो पहले आए थे वो अभी ही दफ्तर से पहुंचे थे, अब वो फ्रेश वगैरह हो चुके थे, चाय वगैरह पी चुके थे। उनको बैठने के लिए कहा और बेटे को आवाज़ दी, शिराज बेटा अंदर से पानी का गिलास भर के लाओ। शिराज पानी का गिलास भर के लाया। वो एक सोफे पे बैठ गए, उसके सामने एक मेज़ रखी हुई थी। कहा मेज़ पे रख दो। सामने सोफे पे शिराज, कामरान और जावेद साहब बैठ गए। शिराज अपने बाप को अच्छी तरीके जानता था कि उनके वाले साहब अक्सर तहज्जुद के साथ साथ बैठ के बहुत से वज़ाइफ करते रहते थे। कई लोग जिनको खुद जावेद साहब महसूस कर लेते थे कि इनको तोड़ की ज़रूरत है, इनको रूहानियत की ज़रूरत है, तो खुद उनको कह देते और उनका तोड़ कर देते थे। लेकिन बेटों को, फैमिली को मना किया हुआ था कि लोगों को बताना नहीं है कि मैं ये काम करता हूँ, वरना घर पे इस तरह का रश लग जाएगा। शिराज भी कभी ना बताता, लेकिन वो जान चुका था कि दोस्त के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, और ऐसी परेशानी में वो जानता था कि वालिद ने कहा हुआ था कि ज़रूर बताना है, वरना किसी को नहीं बताना। तो उस परेशानी को देखते हुए बेटे ने कह दिया था, और बेटा आज खुद अपनी आंखों से भी कुछ देखने जा रहा था। सामने सोफे पे तीनों बैठे थे और जावेद साहब ने अपनी जेब से हाथ डाला, एक सब्ज दानों वाली तस्बीह निकाली। रुमाल सामने रखा हुआ था और शीशे का गिलास सामने भर के रखा हुआ था। उन्होंने तीनों को एक निगाह देखा और उसके बाद आंखें बंद की और उन्होंने तस्बीह पे कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो तस्बीह पे पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे, और थोड़ी देर के बाद आंखें खोलते, पानी को उठाते और पानी के ऊपर 3 फूंके मारते। पानी का गिलास वापस रखते और फिर से तस्बीह पे कुछ पढ़ते जाते। जब तीसरी दफ़ा उन्होंने अपनी आंखें खोली, 2 दफ़ा पहले वो पानी पे 3 फूंके मार चुके थे, इस दफ़ा भी उन्होंने आंखें खोली तो तभी सामने सोफे पे बैठे हुए तीनों शख्स ने देखा कि उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं। उनका चेहरे के ऊपर एक जलजला सा आ चुका है। उनका चेहरा जो बिल्कुल रिलैक्स सा था, अब लगता था उनका चेहरा रिलैक्स नहीं है। उनके चेहरे पे शदीद परेशानियों के से तासुरात हैं। इस वक्त जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं और चेहरा भी बता रहा था, काफ़ी चेहरे के अंदर कपकपाहट है, चेहरा भी लाल सुर्ख हो रहा है, आंखें लाल सुर्ख हो चुकी हैं और चेहरा जलजले की सी कैफियत में है। उन्होंने आंखें खोली और पानी पे 3 फूंके मार के गिलास को सामने रख दिया। अब वो आंखें खोल के पढ़ रहे थे। देख वो इस तरह रहे थे जैसे सामने देख रहे हों, लेकिन तीनों जानते थे आंखें जो सामने की तरफ देख रही हैं असल में कुछ और देख रही हैं, और उनके पूरे जिस्म को झटके से लग रहे थे। उनका पूरा वजूद वहीं पे मौजूद था, लेकिन पूरा जिस्म कांप रहा था, झटके ले रहा था। वो पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे कि फिर उन्होंने वो रुमाल उठाया और रुमाल को 3 फूंके मारी। और जैसे ही रुमाल पर उन्होंने 3 फूंके मारी, रुमाल को सफ़ेद पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही रुमाल पानी के अंदर गया तो उन तीनों ने देखा कि पानी का रंग तब्दील होके लाल सुर्ख हो गया, जैसे पानी का कलर ना हो, खून मौजूद हो वहाँ पे, लाल सुर्ख पानी लाल सुर्ख हो गया। और तभी उन्होंने देखा कि अब जावेद सब आंखें बंद करके जैसे कुछ देख रहे हों, और उनके चेहरे पे इस तरह के तासुरात आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। वजूद के झटकों से और आंखें जो बंद करके वो जो कुछ देखे जा रहे थे, उनसे सामने बैठों को अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ बहुत ही खौफनाक और भयानक सा है जो वो देख रहे हैं। पढ़ते 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 उनकी तस्बीह पे उंगलियां उनकी रुक सी गईं, और जैसे उनकी उंगलियां रुक सी गईं तो उन्होंने अपने सीने पे 3 फूंके मारी।
और साथ ही वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। कुछ देर ऐसे हल्के हल्के सांस लेते रहे, आंखें बंद करके बैठे रहे और उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका चेहरा बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो चुका था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल वो नॉर्मल से हो गए थे। मुस्कुराए और सामने देखे जावेद साहब से बोले, आपकी बेटी खैरियत से है लेकिन शदीद खतरे में है। आपकी बेटी का ये दूसरा जन्म है। तो एकदम जावेद साहब चौंक पड़े कि ये क्या कह रहे हैं। तो शिराज भी उनका बेटा साथ में बोल पड़ा, क्या मतलब पापा दूसरा जन्म? तो बोले, दूसरा जन्म उसको लगता है जो उसको उठाकर ले गया है कि ये उसका दूसरा जन्म है, ये वैसा जन्म लेके आई है, लेकिन असल में ये जन्म नहीं, इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल उसी तरह की शक्ल है जिससे वो मुला था। इसलिए वो उसको समझ बैठा है कि ये उसका दूसरा जन्म है, जबकि उसका दूसरा जन्म नहीं, इसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। और हाँ, मैं सब कुछ देख चुका हूं, मेरी आंखों ने वो सारे मंजर देख लिए हैं जिससे मुझे समझने में आसानी हो गई है कि सारा ये माजरा क्या है। तो तभी जावेद साहब बोले, तो प्लीज़ बताइए क्या माजरा है। और तभी जावेद साहब ने उस कहानी को सुनाना शुरू किया जिसकी वजह से वो जूलिया समझ के फिरदौस को ले गया था। वो जो फिरदौस का दूसरा जन्म समझ रहा था कि ये जूलिया है और जूलिया का दूसरा जन्म फिरदौस की सूरत में हुआ है। और जावेद साहब बता रहे थे कि फिरदौस दूसरा जन्म नहीं बल्कि शक्ल उससे मिलती है। तभी असल हकीकत और कहानी क्या थी जिसकी वजह से मामलात यहां तक पहुंचे थे, वो कोई अल्लाह का नेक बंदा ही देख सकता था जो पहुंचा हुआ हो। और तभी जावेद साहब ने वो सारे मंजर जो देख लिए थे, जो कहानी की तह तक पहुंच गए थे कि माजरा है क्या और आगे करना क्या है, उन्होंने बताना शुरू किया। ये आज यूँ समझिए कल जो पार्ट होगा इसका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद जावेद साहब ने, क्योंकि मैंने भी कहानी सुन ली है, बड़ी मज़े की कहानी है। जावेद साहब ने जो कुछ सुना, जावेद साहब ने जो कुछ देखा, उन्होंने उनको वो सारा कुछ बता दिया। और आगे क्या हुआ ये इंशाल्लाह कल आखिरी पार्ट है इस कहानी का, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो आज इसी कहानी के पार्ट 4 पे यहीं पे मैं कहानी को ख़त्म करता हूँ। कल पार्ट 5 जो होगा इसका लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद वही रूटीन की कहानियाँ, जो आपकी सच्ची कहानियाँ जो मुझे आप भेजते हैं, जो आपके साथ गुजरे हुए वाक़यात हैं, वो इंशाल्लाह मैं सुनाना शुरू कर दूँगा। इस कहानी के बारे में बार बार कह चुका हूँ, एक फरमाइश कभी आ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने कहानी सुनी या पढ़ी तो आपके लफ्ज़ों और आपसे सुनना चाहते हैं। तो कहानी का मकसद ये होता है कि कुछ देर के लिए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाना जहाँ पे लगे कि हम उस कहानी का हिस्सा हैं, हम भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो इस अंदाज़ में मैं कोशिश करता हूँ कहानी को अंदाज़े बयां इस तरह करता हूँ कि सुनने में आपको अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह कल लास्ट इसका पार्ट सुनाऊंगा। और उसके बाद एक कहानी, अगर जिसकी एक नंबर आया हुआ है कहानी में और उन्होंने मुझे कहानी नहीं भेजी तो मैं माजरत खाऊँ, मैं आपका नंबर स्किप करूँगा, फिर मैं आगे चला जाऊँगा, जिनकी कहानी उनका सुना दूँगा। वरना असूल के मुताबिक मैं चाह रहा हूँ आप मुझे कहानी भेज दीजिए तो मैं आपकी कहानी को सुना सकूँ। तो वो जितने लोग जिन्होंने अभी तक कहानी नहीं भेजी, मुझे कहानी भेज दीजिए। अब अगर आपने कहानी ना भेजी तो मैं अब नेक्स्ट नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आगे से कहानी सुनाना शुरू कर दूंगा। वो तमाम लोग जो आगे मुझे गिला करेंगे कि जी मेरी कहानी प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं हुई, तो आप याद रखिएगा आपने मुझे वॉइस मैसेज किया था जो मेरे पास नहीं खुल सका, इसलिए मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकूँगा। और जिन्होंने मुझे दोबारा से भेज दिया होगा तो उनका जो नंबर आया हुआ है उसी नंबर पर इंशाल्लाह उनकी कहानी प्रोग्राम में शामिल कर दूँगा। बाकी जो नए लोग मुझे भेज रहे हैं वो जब नीचे लिख देते हैं स्टोरी, इंग्लिश में STORY, उर्दू में कहानी लिख देते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, उसको नंबर दे के महफूज करता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आपका नंबर आएगा तो आपकी कहानी भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। वो तमाम लोग जो मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सच्ची कहानी, तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 92 और आगे मेरा नंबर है 3136655500। मैं रिपीट करूंगा, +92 313665500। उर्दू में इसको बोलेंगे +92 313665555
0। इस पर आप मुझे अपनी कहानी भेजिए, लेकिन कहानी के एंड में आपने लाजमी उर्दू में कहानी या इंग्लिश में STORY स्टोरी लाजमी लिखना है, तो आपकी कहानी हॉरर स्टोरी में शामिल हो जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।